परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ जमाना आसमान देखता है, जमी पे बैठ जमाना आसमान देखता है। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक ऐसे हस्ती की सच्ची दास्तां जिसने अपने शारीरिक अवस्था की परवाह किए बिना सफलता की वह इबारत लिख दी जिसकी वह हकदार थी। वह चाहती तो बड़ी चॉकलेट कंपनी के बड़े पैकेज की नौकरी पाकर भी संतुष्ट हो जाती, परंतु वह तो अपनी मेहनत से किसी की जिंदगी को संवारना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म एक इंश्योरेंस सर्वेयर पिता और पिता के ही काम में हाथ बटाने वाली मां के घर हुआ। इनका परिवार एक संयुक्त परिवार था। कालांतर में इनका परिवार दिल्ली आकर बस जाता है और यहीं पर इनकी स्कूली तथा महाविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण होती है। शारीरिक रूप से दूसरों से असामान्य होते हुए भी इन्होंने अपने शिक्षा सामान्य बच्चों की तरह ही ली तथा अपने जीवन का आगे का सफर भी जारी रखा है। बीई करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि यह क्षेत्र इनके बस का नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग के पश्चात इन्होंने एमबीए किया और इनको कैंपस प्लेसमेंट में ही प्रसिद्ध चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कैडबरी में जॉब मिल गया। वो बहुत खुश थी। कंपनी की तरफ से मुंबई में इन्हें जो एक घर मुहैया कराया गया वह 3 BHK का फ्लैट ठीक मुकेश अंबानी के घर के सामने वाली बिल्डिंग में था। यह रोज 16 से 20 घंटे तक काम करती थी। कंपनी में सभी इनके काम से खुश थे, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, लेकिन एक दिन इनको एहसास हुआ कि इनके 20 घंटे काम करने के वजह से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस काम में एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मेरे काम से किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है। इसी उधेड़-बुन में इन्होंने कैडबरी की नौकरी छोड़ दी और निश्चय किया कि अब वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा देगी। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इसके पीछे भी एक बड़ा ही मजेदार वाकया है। वह बताती है कि जब वह 3-4 साल की थी तब इनके शहर मेरठ में अक्सर कर्फ्यू लग जाता था। सब बोलते थे कि डीएम साहब ने लगाया है, डीएम साहब का ऑर्डर है, डीएम ने बोला है। यह सब देख सुनकर इन्हें लगता था कि डीएम का जॉब तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जॉब है, सभी उनके आदेश का पालन करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी का काम भी है, इसमें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बचपन का यह सारा घटनाक्रम इनके जहन में तो था ही, इसलिए इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता भी प्राप्त की। लेकिन रैंक के हिसाब से आईआरएस मिला। वैसे तो इन्होंने सिर्फ आईएएस या आईएफएस बनने का निश्चय किया था, लेकिन मिला आईआरएस। और फिर इन्होंने देखा कि सर्विस अटेम्प्ट लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है। अर्थात इन्होंने परीक्षा तो दी, पास कर ली थी, लेकिन इन्हें कोई सर्विस अलॉट नहीं की गई थी। ऐसा क्यों हुआ, इसे चेक करने की सलाह माता पिता ने दी। पूछताछ करने पर पता चला कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 2 पैरामीटर होते हैं। एक डिसेबिलिटी अर्थात शारीरिक अपंगता का, कि शरीर के किसी अवयव को लेकर, दूसरा था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरे पैरामीटर के हिसाब से यह बिल्कुल फिट थी, परंतु लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी में वह नहीं थी, अर्थात शारीरिक अपंगता की श्रेणी में इन्हें नहीं रखा गया था। यह सिर्फ आईएएस कैटेगरी में ही फिट बैठती थी। यह बात इनके लिए बड़ी आश्चर्यजनक थी कि किसी के साथ प्राइवेट फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव समझ में आ सकता है, लेकिन यहां तो सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही थी कि आप जॉब तो कर सकते हैं लेकिन आप डिसेबल कैटेगरी में नहीं है। सरकार यह भूल गई थी कि इनके जैसे भी लोग हो सकते हैं जो सरकार की लिस्ट में नहीं थे। इन्होंने निश्चय किया कि इस भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ने का और कैट में केस फाइल कर दिया। इसके पश्चात भी इन्होंने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी और पास हुई, परंतु फिर एक बार रैंक था आईआरएस। फिर इन्होंने तीसरी बार पुनः परीक्षा दी और पास हुई, परंतु फिर वही रैंक आया आईआरएस। 3 बार आईआरएस रैंक आया है। इसी बीच 2014 में इनके केस का जजमेंट आया और इन्हें सरकार को सर्विस अलॉट करने का आदेश दिया गया। 3 माह तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आया। पूछताछ करने पर इन्हें बताया गया कि आपके केस का जजमेंट हुआ है और हमें तो पता ही नहीं चला। इन्होंने जजमेंट
दिखा दिया और फिर इंतजार करने लगी। अनेक दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच इनके दोस्तों ने कहा कि फिर एक बार परीक्षा दे दो, लेकिन अब इनकी इच्छा नहीं थी। अब चौथी बार परीक्षा देने की इनकी इच्छा नहीं थी। फिर भी इन्होंने चौथी बार परीक्षा दी और बड़ी बेमन से दी। प्रीलिम्स मेंस दोनों पास किए, इंटरव्यू भी दिया और रिजल्ट का इंतजार करने लगी कि रिजल्ट के 3 हफ्ते पहले सरकार से पत्र आया और इन्हें IRS के ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। ट्रेनिंग पर चली गई। क्योंकि उस समय बैच बड़ी थी, इसलिए ट्रेनिंग दिल्ली और हैदराबाद ऐसे 2 जगह पर थी। यह हैदराबाद पहुंची और एकेडमी के हॉस्टल में रहने लगी। वह दिन भी आया जब इनके चौथे यूपीएससी परीक्षा का इंटरव्यू का रिजल्ट 1 बजे आने वाला था और 12:58 में इनका मोबाइल ने इंटरनेट बंद हो गया। इनके मोबाइल का इंटरनेट बंद। ये बात इन्हें इनकी एक सहेली का आवाज आई, जो दूर से ही बड़े जोर जोर से इनका नाम लेकर चिल्ला रही थी। वह टॉपर है। थोड़ी देर तो इन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि क्या हो रहा है। इन्होंने अपना रिजल्ट 4 दिन बाद देखा था और इस बार फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में पहला रैंक लेकर IAS कैडर इन्होंने हासिल कर लिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी 2014 बैच की, IAS ईरा सिंघल की, जिन्होंने एक नहीं तो 4 बार देश की सबसे कठिन समझी जाने परीक्षा को 4 बार प्रथम प्रयास में पास किया और पास ही नहीं किया तो अपनी शारीरिक क्षमता को नजरअंदाज करते हुए वक्त आने पर सरकार से अपनी लड़ाई भी लड़ी, अपना रास्ता तय किया। लगातार 3 अटेम्प्ट में IRS कैडर प्राप्त IAS ईरा सिंघल अपने काम को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहती है। इन्होंने वह काम कर दिखाया जिसे आज तक कोई भी नहीं कर सका। इन्होंने समाज के उस वर्ग को जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे 2 ट्रांसजेंडर को 2017 में अपने ऑफिस में जॉब देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम इन्होंने किया। ईरा जी के जज्बे और हौसले को मैं प्रणाम करता हूं। इनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रुकावटें आती है सफलता की राह पर, रुकावटें आती है सफलता की राह पर, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। तो यह थी IAS ईरा सिंघल की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादे और हौसले की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।